हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दी गई है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका विनीत। तो फ्रेंड, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन है आईटी एक्ट का। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के बारे में, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के बारे में, ड्यूटीज़ सब्सक्राइबर की क्या होती हैं उसके बारे में, और जो एडजुडिकेशन की पावर है उसके बारे में बात करेंगे, और ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स को भी देखेंगे इस वीडियो के द्वारा। So friends, let's start with the introduction of Information Technology Act 2000. So the title is Information Technology Act 2000 और ये साइन किया गया था 9 मई 2000 में। इसे इनैक्ट और असर्ट किया गया था 9 जून 2000 में और ये पार्लियामेंट द्वारा इनैक्ट किया गया था। और इस एक्ट की जो कमेंसमेंट डेट है, जो कमेंस्ड हुआ था, ये कमेंसमेंट डेट है वो 17 अक्टूबर 2000 की है। और इस जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यह प्रमोद महाजन द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और यह जो एक्ट है वो पूरे इंडिया में, पूरे देश में, इंडिया में लागू है। तो दोस्तों, यदि आप इसके बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो आप मेरी साइबर लॉ की वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसमें मैंने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप इसे मेरी साइबर लॉ की वीडियो में जाकर इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में और डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सिग्नेचर्स क्या होते हैं। तो सिग्नेचर इज अ ऑथेंटिकेशन फ्रॉम वेरीफाइड पर्सन टू रिसीवर। ठीक है, एक तरह की ऑथेंटिकेशन होती है जो कि वेरीफाई करती है पर्सन को रिसीवर के एंड पे। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं। आप बैंक जाते हैं और अपने चेक के थ्रू पेमेंट निकालते हैं। आप उसमें डेट डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, सेल्फ का चेक है तो आप सेल्फ लिखते हैं। और यदि आप उसमें साइन ना करें, ठीक है, और वो कैशियर को दे दे, तो कैशियर क्या आपको पैसे देगा? नहीं। वो कब पैसे देगा? जब आप उसे ऑथेंटिकेशन देंगे। तो ऑथेंटिकेशन कैसे देंगे? सिग्नेचर के द्वारा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सिग्नेचर जो है वो एक ऑथेंटिकेशन है फ्रॉम द वेरीफाइड पर्सन टू रिसीवर। अब यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल सिग्नेचर की। तो दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर वह ऑथेंटिकेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दिया गया है। किसके द्वारा? सब्सक्राइबर के द्वारा। अब वहां पर आप अकाउंट होल्डर थे तो आपने ऑथेंटिकेशन क्या दी थी? अकाउंट होल्डर, एज ए अकाउंट होल्डर। बट यहाँ पर अगर आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डेटा का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज कर रहे हो, तो आप वहां पे सब्सक्राइबर कहलाओगे। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड या प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेशन देने के प्रोसेस को डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। तो दोस्तों, ऑथेंटिकेशन देनी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, किसके द्वारा? सब्सक्राइबर के द्वारा। और किस मोड ऑफ उसमें मेथड जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड होगा, प्रोसीजर भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों, सेक्शन 3 में दिया गया है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। जो इसका पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय एफेक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। तो अपने डिजिटल सिग्नेचर को एफेक्स करके वो ऑथेंटिकेशन दे सकता है। यहाँ पर ये प्रोविजन में बताया गया है। द ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ asymmetric क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। तो ये एक कोडिंग है, एसिमेट्रिक और क्रिप्टो, एक क्रिप्टोग्राफी है जो कि कोडिंग होती है, जो कि यूनिक कोडिंग होती है, उसके द्वारा उस तरह के फंक्शन को यूज करके डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट कर सकता है। किसी रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए, मीन्स डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है और हैशिंग फंक्शन है उसका यूज होता है। To derive or reconstruct the original electronic record
फ्रॉम द हैश रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो दिया गया है उसको कंस्ट्रक्ट या ड्राइव कर सकते हैं, उसको ड्राइव कैसे करेंगे, एल्गोरिदम के द्वारा। ठीक है, एल्गोरिदम जैसे कि मैंने बताया एक तरह का यूनिक कोड होता है, एक तरह की टेक्निक होती है, इट्स टोटली अ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, दैट टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्टिंग यूजिंग द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का यूज करके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम हैश टैग पे, सेम हैशिंग प्रोसेस, हैशिंग फंक्शन पे। Any person by the use of public key of the subscriber can verify the record। अब यहाँ पर पब्लिक की जो है वो वेरीफायर के लिए है, जो कि जो रिसीवर है। रिसीवर क्या करेगा, पब्लिक की का यूज करके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर एंड कंस्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर। अब ये जो दोनों प्राइवेट की और पब्लिक की हैं, ये यूनिक जो है, यूनिक कीज हैं सब्सक्राइबर के लिए, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं एक की पेयर को। एक फंक्शनिंग है, की पेयर फंक्शनिंग है। बेसिकली जो की होती है वो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होती है। इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक। ये कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ये एक तरह की है। ये दो तरह की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक की। प्राइवेट की जो है वो यूज की जाती है मैसेज को सेंड करने के लिए, और जो प्राइवेट की है और जो पब्लिक की है वो उस पर्टिकुलर मैसेज को जो है, उस पर्टिकुलर मैसेज को वेरीफाई करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, जो एल्गोरिदम सिस्टम है वो एक तरह का इंक्रिप्शन है। ठीक है, तो प्राइवेट की का यूज करके इंक्रिप्ट कर दिया मैसेज को, और जब रिसीवर इसे वेरीफाई करेगा तो इसे वेरीफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर सेंडर की पब्लिक की को यूज करना होगा, तभी वो वेरीफाई कर पाएगा कि इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ दिस मैसेज है, वो रियल है, वैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही इजीली समझ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर के ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो एक डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस दिया गया है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो यहाँ पर दो पार्टी होती हैं, ए और बी। ठीक है, जय वीरू भी बोल सकते हैं दोस्तों आप इन्हें। अब जय ने वीरू को एक मैसेज सेंड किया। ठीक है, मैसेज तो सेंड कर दिया। अब जब बी है, जो वीरू है, वीरू के पास जो मैसेज पहुंचा है, अब वीरू कैसे पता लगाएगा कि भाई ये जय का ही मैसेज है, या पता लगा गद्दार गब्बर का भी हो सकता है। तो इसे पता करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। ठीक है, उसके थ्रू ये डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट या ऑथेंटिकेशन पूरी होती है। तो अब जय ने एक मैसेज भेजा। ठीक है, अब जय ने क्या करा, अपनी प्राइवेट की को यूज करा, उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, प्राइवेट की को जब यूज कर लिया तो यूज करने के बाद वह मैसेज सिग्नेचर जनरेशन के लिए चला गया। अब सिग्नेचर जनरेशन के लिए उसको किस चीज का यूज करना है, तो सिग्नेचर जनरेशन के लिए वहां पर जो है सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम का यूज हुआ। ठीक है, सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम का यूज होने के बाद वहां पर जैके एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो गई। अब वो डिजिटल सिग्नेचर और मैसेज इनक्रिप्ट होके वीरू के पास पहुंचता है। अब वीरू के पास जब मैसेज पहुंचता है तो वीरू उसे कैसे पता करेगा कि ये जय के द्वारा ही भेजा गया है या कमीने गब्बर ने भेजा है। ठीक है, तो अब वीरू क्या करेगा, वीरू उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट कैसे करेगा, जय की पब्लिक की को यूज करके। तो दोस्तों यहाँ पर जय के पास प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों ही है, और वीरू के पास भी जो प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए जो डिक्रिप्शन करेगा वो वीरू पब्लिक की को यूज करेगा, किसकी, जय की पब्लिक की को यूज करेगा, और सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम के द्वारा। पहले क्या था, जय ने क्या करा, सिग्नेचर बनाने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम का यूज किया। ठीक है,
और अब वीरू उसे वेरीफाई करने के लिए किसका यूज कर रहा है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम का। ठीक है, इसे यूज करने के बाद जब ये ऑथेंटिकेट हो जाता है कि ये जो मैसेज है वह जय की तरफ से आया है, तो आप मान लीजिए ये वैलिड सिग्नेचर है। ठीक है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम होगा, यदि वैलिड होंगे तो इट मीन्स कि ये सही पार्टी की तरफ से आए हैं, एकदम जो है, जो पार्टी है सामने वाली, जो सेंडर है, जो जय है, वो वैलिड पर्सन है उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए और उसे वीरू रिसीव कर सकता है, वो वैलिड है। यदि डिक्रिप्शन के द्वारा वो मैसेज नहीं ओपन होता या वो सिग्नेचर नहीं वेरीफाई होते, तब वह पर्टिकुलर मैसेज इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों एक रूल है, when a person using private key to encrypt a message to send another, so the other person decrypted the message by using public key। तो मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि जैने मैसेज भेजा, प्राइवेट की का यूज करा, उसे एनक्रिप्ट कर दिया मैसेज को, सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कर लिया। अब वो मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर मिलके पहुंचते हैं बी के पास, जो कि वीरू के पास। अब वीरू क्या करता है, वीरू पब्लिक की का यूज करता है डिक्रिप्शन के लिए मैसेज को, और वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम के द्वारा उसको वेरीफाई कर लेता है। यदि वो वेरिफिकेशन करेक्ट होती है, ठीक है, यदि वो मैसेज एकदम करेक्ट होता है, तो इट मीन्स कि वो एक वैलिड पर्सन का मैसेज है, मीन्स कि जो सब ऑथेंटिकेशन है वेरीफाई करने के लिए पर्सन को, वो वेरीफाइड पर्सन है, मतलब जो मैसेज रिसीव हुआ है वो वेरीफाइड पर्सन के द्वारा यूज हुआ है। इफ बी यूजिंग पब्लिक की टू डिक्रिप्टेड द मैसेज ऑफ ए थ्रू डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम मीन्स मीनिंगफुली, अब मीनिंगफुली उस पूरे मैसेज को समझ गया, उसके डिजिटल सिग्नेचर को भी वेरीफाई कर लिया, तो इट मीन्स कि ये जो मैसेज है बी को वैलिड एंटिटी, मतलब वीरू को एकदम वैलिड एंटिटी जो कि जय है उसके द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। तो डिजिटल सिग्नेचर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है वो ई कॉमर्स में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह में रहता है, और ये एक तरह के एसिमेट्रिक की और क्रिप्टोग्राफी पे बेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की, डिक्रिप्शन के लिए पब्लिक की। इट इज यूज्ड फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन ऑफ और नॉन रेपुडिएशन और मैसेज इंटीग्रिटी। अब ये मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, नॉन रेपुडिएशन के लिए यूज किया जाता है, और मैसेज इंटीग्रिटी के लिए, भैया जो मैसेज आया है वो उसकी इंटीग्रिटी, मतलब वो सही जगह से मैसेज आया है नहीं। तो दोस्तों नॉन रेपुडिएशन मैसेज वो होते हैं जो कि किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी द्वारा आते हैं। ठीक है, तो उसे भी यहाँ पर ऑथेंटिकेट किया जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर के प्रोसेस के द्वारा, ऑथेंटिकेशन के द्वारा। तो सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट फॉर्जरी और डिनायल। अब यहाँ पर जैसे कि एक यूनिक चीज भेजी है, ठीक है, प्राइवेट की का यूज करा, एक यूनिक की का यूज किया, सेंडर को भेजा, तो वो किससे प्रिवेंट करती है, वो फॉर्जरी और डिनायल को से प्रिवेंट करती है। ठीक है, दोनों पार्टीज को। इट मस्ट बी इजी टू प्रोड्यूस, और डिजिटल सिग्नेचर इजीली प्रोड्यूस भी हो जाते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी इजी टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर, और आपने देखा कि पब्लिक की को यूज किया और उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया और उस सिग्नेचर को वेरीफाई कर लिया, तो बहुत ही इजी वे है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि इस तरह की जनरेशन, जो इस प्रकार का प्रोसीजर है, डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस है, उसमें यूज होती है। पहली जो होती है वो सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम, साइनिंग एल्गोरिदम, जिसमें आप इनपुट क्या देते हैं, मैसेज और प्राइवेट की। ठीक है, और रिसीव क्या होता है, आउटपुट क्या आता है, डिजिटल सिग्नेचर। दूसरी जगह वेरीफाइंग एल्गोरिदम होती है जो कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम कहलाती है। उसमें क्या करते हैं, पब्लिक की और साइन का यूज करते हैं और वो वैलिड या इनवैलिड पता चल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यही था डिजिटल सिग्नेचर का पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस।
चलिए दोस्तों जानते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। और ई गवर्नेंस होता क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक एप्लीकेशन होती है जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है, और वो किसी प्रकार के मैसेज डिलीवर करने के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए या किसी इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन हो गई किसी तरह की, जो किसके बीच में होती है, जो कि गवर्नमेंट या सिटीजन के बीच में, या गवर्नमेंट बिजनेस के बीच में, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो गया, या फिर किसी गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के बीच में, और साथ के साथ बैक ऑफिस प्रोसेस और इंटरेक्शन जो कि पूरी एंटायर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में दिया गया है। ई गवर्नेंस एक तरह का मैनेजिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग है प्रोसेस। एक रिपोर्टिंग प्रोसेस है, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग प्रोसेस है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करके किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर और इंटरनेट। यह जो कम्युनिकेशन है, यह जो मैनेजिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग प्रोसेस है, यह प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी किया जाता है। ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज डील विद अंडर सेक्शन 4 टू 10A। तो आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 4 से लेके 10A तक ई गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। इसमें लीगल रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बताया गया है, और जो भी लीगल रिकॉग्निशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते समय इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू, उसके बारे में भी बताया गया है। फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और अदर डॉक्यूमेंट, क्रिएशन, रिटेंशन, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, किसी तरह का रिटेंशन करना, रिटेन करना है किसी रिकॉर्ड को, या क्रिएट करना है, या कि उसे सेव करना है, या उसे बचाव करना है, ठीक है। इस तरह के सभी लाइसेंस जो इशू करते हैं, और किसी पेमेंट की रिसिप्ट है गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा या एजेंसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है, उनके पर्पस के लिए, उनकी फाइलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ई गवर्नेंस के जो मैंने बताया सेक्शन 4 से लेकर 10A तक जो है, उसमें सेक्शन 4 में आप लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जान सकते हैं। सेक्शन 5 में लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात की गई है। सेक्शन 6 में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज़ और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज़ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज में कैसे किया जाता है। और उसके बाद सेक्शन 7 में उसको रिटेन करने का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिटेंशन के लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 8 में रूल के पब्लिकेशन, रेगुलेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट द्वारा किसी तरह के रूल बना है या रेगुलेशन बना है, उसको कैसे पब्लिश किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 9 जो है दोस्तों, वो यह कहता है कि 6, 7, 8 में जो भी डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सेप्ट करने के लिए कोई अधिकारित रूप नहीं है। इंसिस्ट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट को कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही एक्सेप्ट करें। सेक्शन 10 में जो है पावर के बारे में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रूल बनाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में जो मेकिंग रूल है, जो रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बारे में बताया गया है। और सेक्शन 10A में जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है के बारे में बताया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो दोस्तों आप इसके बारे में ब्रीफ में जाकर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ई गवर्नेंस में आप क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो जनरली सेक्शन 4 में किसको लीगल रिकॉग्निशन मिल रही है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। सेक्शन 5 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। सेक्शन 6 में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर का कैसे यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट और एजेंसीज में। और सेक्शन 7 में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रिटेंशन कैसे किया जाता है। और सेक्शन 8 में यह है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसकी पब्लिकेशन कैसे की जाती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। सेक्शन 9 में यह बताया गया है कि किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, इंसिस्टेंस नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही एक्सेप्ट करें, ठीक है। सेक्शन 10 में रूल मेकिंग पावर के बारे में बताया गया है इन रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और आखिरी में सेक्शन 10A जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी बताता है कि कैसे वैलिडिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की रेगुलेशन है वो कैसे होती है। तो आपने यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि आपने एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपके दिख रहा है कि रेगुलेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है और राइट हैंड साइड पे जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसमें कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के लिए कंट्रोलर लिए गए हैं। कंट्रोलर के अंदर जो है वो डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर है। वहीं पे जुडिशियल स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, साइबर रेगुलेशन, एपलेट ट्रिब्यूनल और उसके बाद उनके ऑफिसर्स आते हैं। तो चलिए इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स की, जो कि सेक्शन 17 में दी गई है। आप वहां से जाके ब्रीफ में भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोलर को अपॉइंट करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के लिए, ठीक है। और जो डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं, वो सारे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं जो कि कंट्रोलर के द्वारा दिए जाते हैं। अब डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, ठीक है, पहले क्या करा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर को अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर जो है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे जो कि असाइन किए गए हैं कंट्रोलर के द्वारा। और जो इनका हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस है कंट्रोलर का, वो उसका प्लेस भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करेगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही स्पेसिफाई किया जाएगा कि उनका हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस जो कंट्रोलर का है वो कहाँ पर होगा। तो अब दोस्तों जान लेते हैं सेक्शन 18 में जो कि कंट्रोलर के फंक्शंस के बारे में दिए गए हैं कि क्या क्या फंक्शन हैं कंट्रोलर्स के। तो पहला फंक्शन है एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो सुपरवाइजरी एक्सरसाइज है, एक तरह से सुपरविजन करना है जो भी एक्टिविटीज है सर्टिफाइड अथॉरिटीज द्वारा, उनके ऊपर सुपरविजन करना। सर्टिफाइंग पब्लिक कीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की पब्लिक की है उसको कौन सर्टिफाई करेगा, उसको सर्टिफाई करेगा कंट्रोलर। स्पेसिफाइंग द कंटेंट ऑफ रिटन, प्रिंटेड और विजुअल मटेरियल एडवर्टाइजमेंट दैट मे बी distributed or used in respect of digital signature certificate and the public key। अब कौन स्पेसिफाई करेगा कि जो रिटन कंटेंट है या प्रिंटेड कंटेंट है या कोई विजुअल मटेरियल है या कोई एडवर्टाइजमेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के द्वारा और पब्लिक की के द्वारा, उसे स्पेसिफाई करने का फंक्शन जो है वो कंट्रोलर के पास है। रिजॉल्विंग any conflict of interest between the certifying authority and the subscriber। सब्सक्राइबर और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या किसी प्रकार के इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करता है। किस तरह का जो कहते हैं ना मतभेद हो गया है दोनों अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच में, उसको रिजॉल्व करने का काम भी कंट्रोलर का है, उसका फंक्शन भी कंट्रोलर के पास है। लेइंग डाउन द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और जो भी उसकी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की ड्यूटीज है उसको लेट डाउन करना का फंक्शन भी कंट्रोलर को दिया गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर के बारे में, जो कि सेक्शन 40 से 42 तक दिया हुआ है। अब दोस्तों ये बहुत ही आसान है और आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ड्यूटीज को मैं आपको समझाना चाहूँगा, सिंपल वे में आपको इसको समझा देता हूँ। पहला जो ड्यूटी है इनकी सब्सक्राइबर की, वो सब्सक्राइबर की पहली ड्यूटी है कि भैया की पेयर जनरेट करें। तो की पेयर जनरेट करने के लिए या तो सब्सक्राइबर खुद की पेयर जनरेट करे या फिर वो किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाएं जो कि सिक्योरिटी प्रोसीजर को यूज करते हुए उन्हें एक की पेयर जनरेट करके दें। ठीक है, तो पहला कैसे होगा, सब्सक्राइबर जनरेट कर ले या तो सब्सक्राइबर की पेयर के लिए अप्लाई करे सिक्योरिटी प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ सब्सक्राइबर ही होगी। जैसे पहला है कि सब्सक्राइबर खुद जनरेट कर लेता है। दूसरा जो है कि अब सब्सक्राइबर अप्लाई कर रहा है कि सिक्योरिटी प्रोसीजर के द्वारा वो की पेयर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो की पेयर को जनरेट करने के लिए वो अप्लाई करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के पास। सर्टिफाइंग अथॉरिटी सिक्योरिटी टीम प्रोवाइड करेगी जो सिक्योरिटी प्रोसीजर के अंडर काम करते हुए की पेयर जनरेट करके सब्सक्राइबर को दे देगी।
ठीक है, तो ये पहला ड्यूटी होती है कि उसे अपनी की पेयर जनरेट करना होता है। तो दोस्तों अब की पेयर जनरेट हो गया, की पेयर जनरेट होने के बाद एक सर्टिफिकेट बन गया जहाँ पे उसका मेंशन हो गया प्राइवेट और पब्लिक की डिटेल्स, जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में आ गई। अब कहते हैं कि उसकी अगली जो ड्यूटी है वो ये है कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्टेंस दे। तो सेक्शन 41 यही कहता है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ये सब्सक्राइबर की दूसरी ड्यूटी है। अब जो सब्सक्राइबर है वो डीम्ड फिट है एक्सेप्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इफ ही पब्लिश और अथराइज द पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यदि सब्सक्राइबर को तो एक ड्यूटी मिली गई है कि भैया आपको एक्सेप्ट करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, ठीक है, कब करना है? यदि सब्सक्राइबर इसे पब्लिश करना चाहता है या ऑथराइज करना चाहता है कि ये पब्लिकेट कर दी जाए, पब्लिश कर दी जाए, ठीक है, इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश कर दिया जाए, तो उस केस में उसे एक्सेप्टेंस देनी जरूरी है। ठीक है, मतलब एक डीम्ड फिट है कि भाई वो एक्सेप्टेंस देगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, तो हम थोड़ा सर्टिफिकेट के ही बारे में जान लेते हैं। जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है दोस्तों, यह वह सर्टिफिकेट है जहां पर एक पर्सन की आइडेंटिटी को सर्टिफाई किया जाता है। किसके द्वारा? सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा। अब कैसे होगा? तो क्या होगा, इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू एक सिक्योर डिजिटल की जो है वो इशू की जाती है सीए द्वारा, मींस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज द्वारा। अब वो अथॉरिटीज जो इसे सिक्योर डिजिटल की इशू कर रही है, उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि वैलिडेट और सर्टिफाई करना पर्सन की आइडेंटिटी को जिसके पास ये सर्टिफिकेट है। अब पहली चीज जो हुई थी कि उन्होंने की पेयर जनरेट किया, अब की पेयर जनरेट होने के बाद एक सर्टिफिकेट बन गया, सर्टिफिकेट को एक्सेप्टेंस देनी है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वह सर्टिफिकेट कहलाता है जहां पे जो व्यक्ति इस सर्टिफिकेट को होल्ड करता है उसकी आइडेंटिटी को सर्टिफाई और वैलिडेट करने के लिए एक सिक्योर डिजिटल की इशू की जाए। किसके द्वारा? सर्टिफाइंग अथॉरिटीज द्वारा। तो इसे सिंपल मीन में जान लेते हैं। अ सिक्योर डिजिटल की इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ वैलिडेटिंग एंड सर्टिफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दिस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अब सर्टिफिकेशन की एक्सेप्टेंस आ गई। ठीक है, ये तो हमने पहले चीज पढ़ ली कि कब होगा, कि जब वो पब्लिश करने जाएगा या फिर ऑथराइज करेगा पब्लिश करने के लिए थ्रू अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो उसे डीएससी को एक्सेप्टेंस देनी जरूरी है, डीम्ड है ये। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट कहता है बाय एक्सेप्टिंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट द subscriber certified to all who reasonable rely on the information contained in the digital signature certificate। अब एक्सेप्ट करने जा रहा है, ठीक है, डीएससी को एक्सेप्ट कर रहा है सब्सक्राइबर, तो वो ये सर्टिफाई कर रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट में है, ठीक है, वो उन सभी इंफॉर्मेशन को, उन सभी मैटर्स को जानता है। ठीक है, और उसका ए पॉइंट क्या दिया गया है कि द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की corresponding to the public key listed in the digital signature certificate and is entitled to hold the same। ठीक है, अब यहाँ पर सब मेंशन जो है जिसको वो एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो वो ये जानता है कि इस पर्टिकुलर सब सर्टिफिकेट में एक प्राइवेट की दी गई है जो कि वो होल्ड कर रहा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक की भी है जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में मेंशन है। ठीक है, और वो उन्हें होल्ड करने के लिए एंटाइटल है। पहली चीज तो ये मेंशन है। दूसरी चीज दोस्तों मेंशन है कि all representation made by the subscriber to the certifying authority and all material relevant to the information contained in the digital signature certificate are true। ठीक है, अब यहां पे कहना चाहता है कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है सब्सक्राइबर द्वारा, ठीक है, वो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को जो भी
रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जितनी भी रिप्रेजेंटेशन उसने कर दी है सब्सक्राइबर ने सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, उसमें यह मान लिया जाता है कि जो सब्सक्राइबर है वो सभी मटेरियल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानता है और वह सभी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो सही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है, इसका सी पॉइंट कहता है ऑल इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दैट इज विद इन द नॉलेज ऑफ सब्सक्राइबर इज ट्रू। तो यह एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, आईटी एक्ट के अंदर कि जो सब्सक्राइबर है वह नॉलेज रखता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सर्टिफिकेट के अंदर वो सही है। ठीक है। तो ये इसकी सेकंड ड्यूटी थी। अब चलते हैं तीसरी ड्यूटी की तरफ। तीसरी ड्यूटी कहती है कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की। तो पहली ड्यूटी में क्या करा उसने, की पेयर जनरेट किया। सेकंड ड्यूटी में क्या करा उसने, डिजिटल सिग्नेचर को एक्सेप्टेंस दी। अब तीसरी ड्यूटी में क्या कर रहा है कि वो कंट्रोल ले रहा है प्राइवेट की का। अब प्राइवेट की का कंट्रोल कैसे, every subscriber shall exercise reasonable care to retain control on the private key corresponding to the public key registered in the digital signature certificate and take all steps to prevent its disclosure। अब वो यहाँ पर यह बता रहा है कि उसको जो प्राइवेट की है उसका कंट्रोल दे दिया गया है और अब वो उसे प्रिवेंट करने के लिए जो सारे स्टेप्स हैं वो खुद ही लेगा। मींस कि अब उसकी जिम्मेदारी हो गई सब्सक्राइबर की कि वह उसको फर्दर प्रिवेंट करे डिस्क्लोज होने से। ठीक है। अब लेट्स सपोज उसने एक प्राइवेट की अपनी बना ली। ठीक है दोस्तों, अब प्राइवेट की उसने बना ली, अब उसको उसमें कंट्रोल भी मिल गया। अब उस प्राइवेट की का ध्यान टेक केयर कौन करेगा, सब्सक्राइबर करेगा। अब सब्सक्राइबर उसे प्रिवेंट करेगा और सारे रिलेवेंट स्टेप्स लेगा उसको प्रिवेंट करने के। ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सब्सक्राइबर टू टेक केयर ऑफ प्राइवेट की एंड कंट्रोल ऑन प्राइवेट की। इट इज एज्यूम्ड इन आईटी एक्ट 2000। तो अब आईटी एक्ट 2000 में यह बताया गया है कि एज्यूम कर लेता है एक्ट कि सब्सक्राइबर को जो कंट्रोल दिया गया है प्राइवेट की का, जो सब्सक्राइबर होल्ड कर रहा है प्राइवेट की, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे का ध्यान रखे, उसका टेक केयर करे। उस प्राइवेट की जिम्मेदारी अब सब्सक्राइबर की है। तो ये एक ड्यूटी है कि अपनी प्राइवेट की को प्रिवेंट करना फर्दर डिस्क्लोजर से। ठीक है। इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है। तो ये डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइबर should take preventive measure to loss of disclosure and modification of unauthorized use। अब सब्सक्राइबर की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मेजर प्रिवेंटिव मेजर ले जो कि उसके डिस्क्लोजर के लॉस से बचा सके और अनऑथराइज यूज से बचा सके, उसकी प्राइवेट की के अनऑथराइज यूज से बचा सके। फॉर एक्सप्लेनेशन, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, it is hereby declared that subscriber shall be liable till he has informed the certifying authority that the private key has been compromised। ठीक है। अब किसी तरह प्रकार का डाउट हटाना है तो ये डिक्लेयर करेगा सब्सक्राइबर कि ये डिक्लेयर होगा कि सब्सक्राइबर जो है वो लाइबल है। ठीक है। जो भी प्राइवेट की है उसको लाइबल है और वो इन्फॉर्म करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को कि भैया ये जो प्राइवेट की है ये कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ गई है। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है इस पर्टिकुलर ड्यूटी के अंदर। तो वो अगर कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी प्राइवेट की के साथ तो ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया कि सब्सक्राइबर शैल बी लायबल। ठीक है। अपनी प्राइवेट की के लिए सब्सक्राइबर ही लायबल है यदि वो उस प्राइवेट की को कॉम्प्रोमाइज करता है, किसी के साथ डिस्क्लोज करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर। तो ध्यान रखिए 40 में जिक्र किया गया है जनरेटिंग की पेयर के बारे में, 41 में एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और 42 में उसकी कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। तो ये इंपॉर्टेंट 3 ड्यूटीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। So friends, now moving to the next topic, which is power to adjudicate, and it is given in section 46 of IT Act 2000।
तो यहाँ पर पावर टू एडजुडिकेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। तो पहली बात तो इसका पर्पस जान लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, एडजजिंग का पर्पस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर एडजजिंग का पर्पस ये है, यदि कोई व्यक्ति आईटी एक्ट के किसी भी प्रोविजन, रूल, रेगुलेशन को उल्लंघन करता है या नहीं मानता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। और वो एक्शन कैसा होगा, यदि वो किसी रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए या कंपनसेशन पे करने के लिए, ठीक है, या वायलेशन करता है इस रूल की तो वो कंपनसेशन या पेनल्टी के लिए लायबल होगा। अब लायबल के लिए जो प्रोसेस बनाया गया है लायबिलिटी देने के लिए, वो उस प्रोसेस में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा। वो ऑफिसर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो किस रैंक का होना चाहिए, वो डायरेक्टर रैंक का होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या फिर इक्विवेलेंट ऑफिसर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। अब ये सभी जो कंट्रावेंशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं आईटी एक्ट में, उन सभी मैटर्स पे डील करेगा, उन सभी मैटर्स की जो इंक्वायरी है उसको होल्ड करेगा। और साथ के साथ वह जो भी क्लेम फॉर इंजरी है या डैमेज है जो कि 5 करोड़ से अधिक नहीं है, ताकि किसी प्रकार का जैसे कि कहते हैं कंपनसेशन है या पेनल्टी है, पेनल्टी कॉज हो रही है जहां पर, या फिर किसी इंजरी के लिए जो क्लेम है या डैमेज जो दिलवाया जा रहा है टू एडजुडिकेट द मैटर्स, वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह इस एडजुडिकेशन ऑफिसर की एक सीमा रेखा है। तो सेकंड उसमें बताया गया है, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल आफ्टर गिविंग द पर्सन रेफर टू इन सब सेक्शन 1 टू रीजनेबली अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर। अब ये वर्क कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वह सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले चांस देगा जो भी पार्टी है जिसने ये कंट्रावेंशन कमिट किया है, मीन्स उल्लंघन किया है इस एक्ट का, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन करे, रिप्रेजेंट करे अपने आप को इस मैटर के लिए, और तब वो इस पर एक इंक्वायरी करेगा। यदि वो इंक्वायरी सेटिस्फाई हो जाती है और उसमें यह सेटिस्फाई हो जाता है, इंक्वायरी करने के बाद यह सेटिस्फाई हो जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इसका एक्ट का उल्लंघन किया है या फिर कमिट किया है कंट्रावेंशन, तो वहां पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी इंपोज कर सकता है या फिर किसी तरह का कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है, जो भी वो बेटर थिंक करे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन। तो दोस्तों पहली चीज हम इसमें याद रखते हैं कि पर्पस क्या है। जजिंग का पर्पस क्या था कि किसी व्यक्ति ने कंट्रावेंशन कमिट किया, उल्लंघन किया इस एक्ट का, उल्लंघन करने के बाद वो लायबल रहा किसके, पेनल्टी के लिए और कंपनसेशन के लिए। अब इसको प्रोसेस कौन करेगा, इसको प्रोसेस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ ऑफिसर, और वह ऑफिसर जो कि डायरेक्टर रैंक पे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर इक्विवेलेंट रैंक पे हो स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, उसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कहेंगे। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उन्हीं केसों पे डील कर सकता है, उन्हीं केसों की क्लेम ऑफ फॉर इंजरी दिलवा सकता है या डैमेजेस प्रोवाइड करा सकता है, कंपनसेशन दिलवा सकते हैं जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये एडजुडिकेट करेगा कैसे, तो जो ऑफिसर एडजुडिकेट करेगा वो पार्टी को, मतलब जो पर्सन है जिसने ये कमिट किया है कंट्रावेंशन, उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करे इस मैटर में, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी के बाद यदि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि इस पर्सन ने कंट्रावेंशन कमिट किया है, तब वो इस पर पेनल्टी इंपोज कर सकता है और कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है। इट्स टोटली थिंग्स फिट अकॉर्डिंग टू हिम, जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के लिए ज़्यादा थिंक फिट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। जो भी, यदि लेट सपोज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को यह लगता है कि पेनल्टी करनी चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन तो वो पेनल्टी करेगा, या फिर लगेगा कि कंपनसेशन अवार्ड करना चाहिए, किसी मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहिए या फिर मॉनेटरी उल्लंघन का जो है वो लेना चाहिए, तो वहां पर वो कंपनसेशन कर देगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसके सब सेक्शन 3 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसे ही अपॉइंट कर सकते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में एक्सपीरियंस हो और साथ के साथ लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस हो। जिस व्यक्ति के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, उसे हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या गवर्नमेंट उसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकती। सब सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि जहां पर एक से अधिक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि यह ऑफिसर्स अपनी जुरिस्डिक्शन को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, किन मैटर्स पे करेंगे, किन जगहों पे करेंगे, यह स्पेसिफाई करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जहां पर एक से अधिक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। अब दोस्तों पांचवा सबसेक्शन जो है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पावर के बारे में है। तो पहली पावर इसकी ये है कि इसे एक सिविल कोड की पावर दी गई है। मींस कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास सिविल कोड की पावर है, जैसे कि एपलेट ट्रिब्यूनल के पास सेक्शन 58 के सबसेक्शन 2 में दी गई है। अब इसका ए पॉइंट जो है वो ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास पावर है एडजुडिकेट करने के लिए कैसी प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स आईपीसी के 193 और 228 के लिए है, तो उसी को ही जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। जो प्रोसीडिंग 193 और 228 से रिलेटेड आईपीसी में दी गई है, उस प्रोसीडिंग को परफॉर्म करेगा, एडजुडिकेट करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जिसे जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। बी पॉइंट में ये कहा गया है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट, मतलब कि सिविल कोर्ट की तरह ही रहेगा। तो सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करेगा, एडजुडिकेट करेगा, किस पर्पस में? सीआरपीसी के सेक्शन 345 और 346 के मामलों में। जो भी मामले 345, 346 सीआरपीसी में दिए गए हैं, उसे परफॉर्म करने के लिए, उसे एडजुडिकेट करने के लिए एज ए सिविल कोर्ट जो है एक पावर दी गई है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। सी पॉइंट में यह कहा गया है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। जो भी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 21 में आते हैं, जो भी पर्पस, उन सबको एडजुडिकेट करने की पावर जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास है एज ए सिविल कोर्ट। तो दोस्तों आगे बात करते हैं ऑफेंसेस और पनिशमेंट के बारे में, कि इसमें जो आईटी एक्ट में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं और उसकी जो पनिशमेंट है उसके बारे में जो पेनल्टीज दी गई हैं। सो सेक्शन 43 में दिया गया है डैमेज टू कंप्यूटर, जिसका कंपनसेशन है अफेक्टेड पर्सन को 1 करोड़ रुपए। 44A का दिया गया है, यदि कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करने के लिए फेल हो जाता है कंट्रोलर को या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो उसकी जो पेनल्टी है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 50,000 रुपये पर इंस्टांस होगी। मतलब यदि एक बार फेल हो गया है डॉक्यूमेंट फर्निश करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो उसको 50,000 की पेनल्टी पे करनी होगी। तो सेकंड जो है 44B में, फॉर फेलिंग टू फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन अदर डॉक्यूमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। अगर प्रेस्क्राइब टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, रिटर्न करने में अगर फेल हो जाता है या इन्फॉर्मेशन देने में कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, तो उसे पेनल्टी दी गई है 5,000 रुपये एवरी डे ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यूस। जब तक का वो टाइम दिया गया है तब तक प्रतिदिन का 5,000 रुपये का फाइन उसे एज ए पेनल्टी देना होगा। वैसे ही 44C में है फॉर नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड। तो जो भी अकाउंट और रिकॉर्ड से रिलेटेड बुक्स है, अगर वो मेंटेन नहीं होती है तो उससे रिलेटेड भी पेनल्टीज है, जो कि 10,000 रुपये से एक्सीड नहीं होनी चाहिए प्रतिदिन, जब तक कि वो फेलियर रहता है। 45 में दिया गया है कि ऑफेंसेस फॉर विच नो पेनल्टी सेपरेटली प्रोवाइडेड, या यदि कोई पेनल्टी जो है वो सेपरेटली प्रोवाइड नहीं की गई है, मतलब अलग अलग प्रोवाइड नहीं की है, एक साथ ही प्रोवाइड कर दिया गया है, वो भी एक ऑफेंस है। तो उसके ऑफेंस में जो कंपनसेशन है वो नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज टू अफेक्टेड पर्सन और अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज
ठीक है, तो जो पेनल्टी है अफेक्टेड पर्सन को जो कंपनसेशन मिलेगा वो 25,000 रुपये का है, और जो पेनल्टी है वो भी 25,000 रुपये तक की ही रहेगी। 65 में गया है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। जो कंप्यूटर सोर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जो यदि कोई टेम्परिंग होती है तो उसके लिए जो इम्प्रिजमेंट है वो अप टू 3 इयर्स है, और फाइन भी है इसके साथ जो कि 2 लाख रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों, इम्प्रिजमेंट फॉर 3 इयर्स अप टू 2 लाख रुपीज फाइन, और बोथ। ऐसे ही 66 में दिया गया है हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम विद इंटेंट और नॉलेज ऑफ कॉज रॉन्गफुल लॉस। किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए उसकी नॉलेज को जो भी इंटेंशन है उसकी कि भैया इसके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाए, और जो कि जैसे कहते हैं ना अनऑथराइज यूज के लिए, रॉन्गफुल यूज के लिए अगर उसे कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, तो वहां पर 3 साल की सजा का प्रावधान है और 2 लाख रुपए की फाइन है, साथ के साथ दोनों है। 66A में दिया गया है फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। किसी तरह के गाली गलौच वाले मैसेज सेंड करना कम्युनिकेशन सर्विसेज का यूज करते हुए, तो वहां पर इम्प्रिजमेंट है फॉर अ टर्म विच नॉट एक्सटेंड टू द 3 इयर्स एंड विद फाइन। तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है इसमें, जो कि यहाँ पर फाइन कोई डिफाइन नहीं है, मगर 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी बताया जाएगा एज पर जजमेंट। तो 66B में भी ऐसे दिया गया है फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। यदि कोई चोरी का कंप्यूटर रिसोर्स है या चोरी के रिसोर्स से खरीदा गया है, रिसीव किया गया है, ठीक है, बेईमानी के साथ, या उसका कम्युनिकेशन डिवाइस है वो बेईमानी के साथ रिसीव किया गया है, तो उसमें भी उस ऑफेंस पे भी पेनल्टी है, जिसमें कि इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, या तो 3 साल तक की जेल है, या फिर फाइन जो है 1 लाख से ज़्यादा, या फिर 1 लाख तक का जो है जुर्माना है, या फिर दोनों है। 3 साल की सजा, या फिर 1 लाख रुपए, या फिर दोनों। ऐसे ही दोस्तों आगे दिया गया है 66D में, ठीक है, जहाँ पर चीटिंग बाय पर्सनेशन ऑफ बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, जहाँ पे चीटिंग के लिए कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ किया गया है, उसके लिए इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, 3 इयर्स के लिए, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। तो दोनों चीज़ें उसको लगेंगी। जो पेनल्टी जो इम्प्रिजमेंट है वो 3 इयर्स के लिए है, ठीक है, और साथ के साथ वो लायबल है 1 लाख रुपए की फाइन के लिए भी। 66E में वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, प्राइवेसी की वायलेशन करने के ऊपर है कि अगर कोई कंप्यूटर प्राइवेसी है या किसी साइबर स्पेस या IT एक्ट से रिलेटेड कोई प्राइवेसी है उसकी, उसको वायलेट कर रहा है कोई व्यक्ति, उससे ऑफेंसेस में भी पेनल्टी है इम्प्रिजमेंट फॉर 3 इयर्स विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से ज़्यादा का फाइन नहीं होना चाहिए, और इम्प्रिजमेंट 3 ईयर तक की है, और या फिर दोनों। या फिर 66F में दिया गया है साइबर टेररिज्म, ठीक है, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो उसमें जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, यहाँ पर आपको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का पेनल्टी दिया जाएगा। 67 में पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किस तरह के गलत मटेरियल्स को पब्लिश करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसके लिए 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपीज़ यदि वो पहली बार करता है, और दूसरी बार में पनिशमेंट डबल हो जाएगी, और ऐसे ही जैसे जैसे वो इस तरह के गुनाह ऑफेंसेस कन्विक्ट करता रहेगा। 67A में दिया गया है फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, मतलब किसी तरह के सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड एक्ट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के द्वारा किसी मटेरियल को पब्लिश किया जा रहा है या ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो उसके लिए, उस ऑफेंस के लिए भी सजा का प्रावधान है, जो कि 5 साल के लिए है। 5 साल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट है, 10 लाख रुपए है, साथ के साथ अगर यदि यह दूसरी बार भी हो जाता है तो जो सजा है वो बढ़कर 7 साल हो जाएगी, और फाइन जो है वो 10 लाख रुपए तक ही रहेगा। अगला जो हम है 67B पे, 67B पे यदि इस तरह का जो ट्रांसमिटिंग है, पब्लिशिंग है किसी मटेरियल जो कि चिल्ड्रन के सेक्सुअली रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे किसी MMS के द्वारा ये
कर दिया गया है तो उस ऑफेंस के लिए भी 5 साल की सज़ा या फिर 10 लाख रुपए, ठीक है। और यदि ये इवेंट बार अगेन होता है तो 7 साल की सज़ा और जो फाइन है वो 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ऐसे ही 67C में दिया गया है फॉर प्रिजर्विंग एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज। तो इसमें भी जो 3 साल की सज़ा है और फाइन के लिए लायबल है। फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर की जो डायरेक्शन है उसे फेल कर जाते हैं उसे कंप्लाई करने के लिए आगे, तो उसके लिए भी 3 साल की सज़ा है, साथ के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना है या फिर दोनों। 69 में दिया गया है फॉर फेलिंग टू एक्सटेंड फैसिलिटीज टू डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यदि किसी डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन को जो फैसिलिटी है उसे फेल कर जाते हैं, ठीक है, और जिससे कि भारत की जो इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको उसके अगेंस्ट इशू आ जाता है, तो इस तरह के ऑफेंस में भी इम्प्रिजमेंट दी जाएगी 7 साल तक की। 70 में दिया गया है, सेक्शन 70 में बताया गया है सिक्योरिंग और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम, मतलब किसी तरह का सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई अटेम्प्ट करना और उस सिक्योर एक्सेस और प्रोटेक्टेड सिस्टम को हानि पहुंचाने के ऑफेंसेस में भी 10 साल की सज़ा और फाइन है। तो दोस्तों चलिए 71 में जानते हैं फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी। किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी या कंट्रोलर के द्वारा जो भी मटेरियल फैक्ट्स दिए गए हैं उसका मिस रिप्रेजेंटेशन करना या सप्रेशन करना, उसके ऑफेंस के लिए भी 2 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए का फाइन या फिर दोनों। 72 में बताया गया है किसी भी कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी को ब्रेक करने के ऑफेंस में भी आपको 2 साल की सज़ा, ठीक है, 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों। 72A में बताया गया है फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, किसी जो भी डिस्क्लोजर में इंफॉर्मेशन दी गई है और लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच करता है उस ऑफेंस में भी 3 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए का फाइन और दोनों। 73 में बताया गया है कि फॉर पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स, अपने जो सिग्नेचर है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको फॉल्स तरीके से पब्लिश किया गया है, उस ऑफेंस को भी जो है ऑफेंस को भी एज ए क्राइम माना गया है, उसके लिए भी आपको सज़ा का प्रावधान है जो कि इम्प्रिजमेंट है 2 साल की जो है, और फाइन है उसके साथ आपका 1 लाख रुपए का या फिर दोनों। पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर एनी फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, किसी तरह का जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है फ्रॉडुलेंट या अनलॉ पर्पस के लिए आप पब्लिकेशन करते हैं उसकी, तो उस ऑफेंस के लिए भी आपको 2 साल की सज़ा या फिर 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। 76 में बताया गया है किसी प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपीज, सीडी, टेप, ड्राइव और एनी अदर एसेसरीज रिलेटेड टू यूज्ड फॉर द कंट्रावेंशन, मतलब इस एक्ट के उल्लंघन के लिए अगर इन सभी चीज़ों का यूज़ किया गया है या इनके रूल ऑर्डर और रेगुलेशन को जो बनाया गया है अंडर दिस एक्ट उनमें इन सभी चीज़ों को यूज़ करके उसका उल्लंघन किया गया है, तो वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर सजा के लिए लायबल रहेगा, मतलब लायबल टू कन्विक्शन, जब्त करने के लिए लायबल रहेगा। So friends, today's topic related to Information Technology Act is completed, and we have learned all the important things in this video related to IT Act 2000, and I hope you understand the topic and it will be useful to your exam as well. So thank you once again friends, stay safe at home.